और रिलेशनल ऑपरेटर के लिए फर्स्ट वैसे ही एक बेसिक स्ट्रक्चर कर लेंगे क्रिएट। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हैश का मतलब क्या होता है? हैश को क्या बोलते हैं? हैश नहीं बोलते इसको, नहीं बोलते तो हैश ही है, पर एक बार पढ़िए। रिलेशनल ऑपरेटर और यूज़ करा जाता है जिसका वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने के लिए कि वैल्यू जैसे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर है या फिर उससे ग्रेटर है, लेसर है, ठीक है, या फिर ग्रेटर और इक्वल टू, दो कंडीशन जहाँ पे एक साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू जहाँ पे फिर से दो कंडीशन एक साथ में यूज़ करी जा रही है, और एक कंडीशन यूज़ करी जाती है नॉट इक्वल टू, जो कि नहीं बराबर को शो करती है या फिर डिफाइन करती है। सो फर्स्ट हम डिफाइन कर लेंगे इंट ए एंड बी, दो वेरिएबल्स जिसमें इंट एक डेटा टाइप है और ए और बी दो वेरिएबल्स है। देन क्लियर स्क्रीन, ताकि जो आउटपुट है वो हमेशा अपडेट होके मिले, ठीक है। और आउटपुट अपडेट करने का मतलब है पिछला जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देन वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे a इज इक्वल्स टू 47 एंड b इज इक्वल्स टू 23, प्रिंटफ। और फर्स्ट जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, लाइक a इज ग्रेटर देन b विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज d। और परसेंटेज डी ये इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, इंट यानी कि इंटीजर। और इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करा जाता है विच इज परसेंटेज डी, एंड देन कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी। जो रिजल्ट हमें मिलेगा या फिर परसेंटेज डी जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो ए इज ग्रेटर देन बी के बेसिस पे करेगा। बाकी ये तो हमें एज रिजल्ट वैसे मिल जाता है फर्स्ट में जो हमने यूज करा है। एंड देन सेमी कॉलन से स्टेटमेंट क्लोज, एंड देन गेट सी एच ताकि आउटपुट होल्ड करे। अदरवाइज स्टार्टिंग में भी हमने करा है, अगर हम गेट सी एच का यूज़ नहीं करते हैं तो स्क्रीन ब्लिंक करके वापस से इनपुट स्क्रीन में आ जाती है, इसलिए गेट सी एच को यूज़ करना ज़रूरी है या फिर यूज़ करा जाता है। सो इसके साथ हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट है। अब इसमें जैसे a की वैल्यू 47 है और b की वैल्यू 23 है, ठीक है। अब b की वैल्यू a से ग्रेटर है या फिर लेसर है या बराबर है? a की वैल्यू 47 है, b की वैल्यू 23 है, तो 23 के बराबर है, 23 से ग्रेटर है, फिर 23 से लेसर है। a की जो वैल्यू है, हाँ ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर यानी कि वैल्यू बड़ी है, लेसर का मतलब है छोटा होना, और बराबर तो मतलब 23 होनी चाहिए तब बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो है ग्रेटर देन के लिए, कि अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है तब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर आ जाता है ट्रू में, और ट्रू को डिफाइन करा जाता है 1 के साथ। सो a इज ग्रेटर देन b विच इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब जैसे हम यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर यूज कर लेंगे जो कि है लेस देन, सो \n फॉर न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन, देन a इज लेस देन b विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, एंड देन a इज लेस देन b। तो a और b की वैल्यूज तो सेम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहे हैं कि a की वैल्यू b से लेसर है या फिर नहीं है, तो है लेसर, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 का मतलब है फॉल्स है और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि a की वैल्यू 47 है, b की वैल्यू 23 है, और 47 23 से ग्रेटर है ना कि लेसर है, और यहाँ पे हमने कंपेयर करवा रखा है लेसर के लिए, तो कंडीशन हमारी फॉल्स है और फॉल्स है नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर आ जाता है 0 में, और ट्रू हो जाती है आंसर आता है 1। एंड देन नेक्स्ट है इक्वल्स टू, so a इज इक्वल्स टू b which is equals to percentage d, comma a is equals to b। और एज ए रिलेशनल ऑपरेटर और एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करवाने के लिए वैल्यूज में मतलब या तो आपको बराबर शो करवानी है तो उसके लिए डबल इक्वल का यूज करा जाता है, क्योंकि सिंगल इक्वल यूज करा जाता है वैल्यूज को असाइन करने के लिए। जैसे हमने वेरिएबल a और b को जो वैल्यूज असाइन करी वो सिंगल इक्वल से करी हुई है, तो वैल्यूज को कंपेयर करा जाता है डबल इक्वल साइन से। तो एज ए रिलेशनल ऑपरेटर और एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल का यूज करा जाता है वैल्यूज को बराबर करने के लिए, या फिर बराबर आपने अगर डिफाइन करना है उसके लिए। सो a इज इक्वल्स टू b विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू b के बराबर भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स है, फॉल्स का मतलब होगा 0, तो 0 हमारे पास आंसर है।
देन नेक्स्ट है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी तक की जो कंडीशंस हमने यूज़ करी है वो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। अब जो नेक्स्ट हमने करनी है वो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक साथ में यूज़ करी जाएंगे। सो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी विच इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज डी, कॉमा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब इसमें अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, मैच कर जाती है, तो आंसर हमारा ट्रू में आ जाएगा। अब जैसे एक कंडीशन है ग्रेटर देन और एक है इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड चाहे अब कंडीशन सेटिस्फाई ना भी करे तो तब भी हमारा आंसर ट्रू में आ जाना है, क्योंकि एक कंडीशन तो मैच कर ही रही है ग्रेटर देन वाली। अब इक्वल टू तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड है और आंसर हमारे इस केस में ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू यानी कि 1। और यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन का नहीं यूज़ करा है, तो उसने ए को वहाँ से रिमूव कर दिया। देखो अब आ गया नेक्स्ट लाइन। सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ए की वैल्यू या तो बी से ग्रेटर होनी चाहिए या तो बी के इक्वल होनी चाहिए, इन केस अगर कंडीशन आप ट्रू करवाना चाहते हो, सेटिस्फाई करवाना चाहते हो। देन नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू। So A is less than equals to B which is equals to percentage D, comma A is less than equals to B। अब इसमें अगर या तो B की वैल्यू A से लेसर होगी, ठीक है, या तो B के बराबर होगी, तो तब भी अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैच कर जा रही है, जैसे फर्स्ट वाली में A की वैल्यू B से ग्रेटर थी, तो वहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब इक्वल टू चाहे बेशक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो मैच कर ही रही है, दूसरी का मैच करना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा है कि ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर हो जाती है, बराबर है या फिर नहीं है, तो वो मैटर नहीं करता है, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। वैसे यहाँ पे हमने जो दो कंडीशन यूज़ करी है, एक है लेस देन और एक है इक्वल्स टू, कि या तो ए की वैल्यू बी से लेसर होनी चाहिए या तो बी के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मैच कर जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है फॉल्स, यानी कि ए की वैल्यू ना ही बी से लेसर है ना ही बी के बराबर है, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, so answer is 0, यानी कि condition is unsatisfied। and last condition is for not equals to, so backslash n, और यहाँ पे हम कर लेंगे a, और not के लिए एक्सक्लेमेशन का साइन हम लगाते हैं जो 1 पे आपको दे रखा है, not equals to b which is equals to percentage d, comma a is not equals to b, कि अगर a की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी तब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो a की वैल्यू 47 है, b की वैल्यू 23 है, तो बराबर वैसे भी नहीं है, और नहीं बराबर की कंडीशन हमने यहाँ पे कंपेयर करवा रखी है, सो आंसर आ जाएगा 1 यानी कि ट्रू, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि बराबर होनी चाहिए दोनों वैल्यूज, और हमने साथ में लगा दिया नॉट, नॉट का मतलब है नहीं बराबर है, और नहीं बराबर वाली कंडीशन हमारी मैच कर रही है, तो आंसर आ गया हमारा ट्रू यानी कि 1। और वैसे अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे करते हैं बराबर, तो जैसे ही हमने 23 कर लिया, तो इस केस में ग्रेटर देन वाली वैल्यू 0 है, लेस देन 0, इक्वल्स टू में बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी इक्वल है यानी कि 1, लेस देन इक्वल टू में भी इक्वल है 1, और नॉट इक्वल्स टू में अब 0 आंसर आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू b के बराबर है, और हमने कंडीशन कंपेयर करवा रखी है नॉट इक्वल्स टू की, कि b के बराबर नहीं है, सो विच इज 0। और वैसे ही आप कर सकते हो लेस देन के लिए, अगर a की वैल्यू b से लेसर है, तो जैसे हमने 23 को 33 यहाँ पे कर लिया, सो ग्रेटर देन बी, इस बार में कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स यानी कि 0, लेस देन बी विच इज 1 यानी कि ट्रू, इक्वल्स टू बराबर भी नहीं है तो फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल टू है, विच इज 0, लेस देन इक्वल्स टू में लेस देन है, अब इक्वल टू चाहे बेशक भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, कंडीशन हमारी ट्रू है, सेटिस्फाइड है। एंड लास्ट इज नॉट इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू में भी जो a की वैल्यू b से लेसर है तो बराबर तो नहीं है, और वही कंडीशन हमने यहाँ पे कंपेयर करवा रखी है, एंड विच इज सेटिस्फाइड, एंड आंसर आ गया 1 यानी कि ट्रू, ठीक है। क्लियर हो गया।